Well, today we are taking up employees compensation insurance. देखिए, एक मिनट के लिए मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं प्रोडक्ट का। कि ये एक्ट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया आज। दिस इज 2024 and this act was formulated in the year 1923. तो जब वो एक्ट बना, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, तब उसके कंप्लायंस में एक वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई गई। एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करने वाली लेबर के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई डेथ हो जाती, कोई डिसेबिलिटी हो जाती, कोई इंजरी हो जाती, तो उस एक्ट के पहले कोई कंपनसेशन का प्रोविजन नहीं था। ये इंडस्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के ओनर की मर्जी पर होता था, चाहा तो कंपनसेशन दे दिया, नहीं तो कुछ खैरात टाइप दे दी या उसके बच्चे को रख लिया, लाइक दैट। लेकिन जब से ये एक्ट बना तब से उनकी सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन हो गया। अब ये एक्ट क्योंकि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया, तो उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते रहे। तो अब डिटेल में समझिए कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे इसको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे इसका प्रीमियम चार्ज करते हैं, इस चीज़ को डिटेल में समझिए। होप यू कैन सी दी प्रेजेंटेशन। कोई भी एक कंफर्म कर दे मुझे कि आपको दिखाई दे रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। Okay. तो अभी इसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 और एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस बोला जाता है। ऑब्जेक्ट इसका यही है कि जो लॉ है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 जो एक्ट है, इसको सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ये है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाए वर्क में एम्प्लॉय या लेबर को या उसकी फैमिली को इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी, जो उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए वो इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत मिलेगा। तो ये एक्ट दूसरे तरीके से सिर्फ इंश्योरेंस की इंडेमनिटी नहीं प्रोवाइड करता, दूसरे तरीके से सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो जो सोसाइटी का लोअर स्ट्रेटा है या जो नीचे के तबके के लोग हैं या जो वर्कमैन की या लेबर की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से नॉर्मली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के होते हैं, तो उनको कहीं से भी कोई कंपनसेशन मिलने का या किसी की तरफ से कोई फाइनेंशियल एड मिलने का कोई प्रोविजन होता नहीं। तो ये ड्यूटी एम्प्लॉयर्स की है, ये ड्यूटी ओनर्स की है, ये ड्यूटी एंटरप्रीनर्स की है कि वो एक ऐसी पॉलिसी लें जिसके तहत कंपनसेशन प्रोवाइड करने का प्रोविज़न हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो उनको ये कंपनसेशन अपनी पॉकेट से प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये लाख्स रुपीज़ में हो सकता है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ में हो सकता है, क्योंकि जो एक्ट का प्रोविज़न है दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल, उसको ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए इस एक्ट के जरिए सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब क्योंकि एक्ट बहुत पुराना हो गया था, तो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे, क्योंकि उस वक्त 100 ईयर्स अगो जो वेजेज होती थी वो हंड्रेड्स में होती थी, अब आज की डेट में लैक्स में हो गई, तो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना हुआ। अब उसको पहले 4000 बढ़ाया गया, फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको बढ़ा के 8000 किया, और अभी रिसेंटली 2000 में इसको बढ़ा करके 15,000 पर मंथ इंक्रीज किया है, यानी कि वेज लेवल को अब 15,000 रुपये पर मंथ पर इंक्रीज किया गया है एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से। तो इस एक्ट में एक सेक्शन है 17 जो हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को, ये लेबर को ये राइट देता है कि अगर उसको कोई एक्सीडेंटल इंजरी या कोई डेथ वगैरह। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए।
सर ये पिछले स्लाइड में जाए सर एक बार। पिछले हाँ सर, ये जो लॉ है ये क्या ईच एंड एवरी सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है? यस ऑफ कोर्स, दिस इज लॉ ऑफ इंडिया। ये कंट्री का लॉ है। और ये अच्छा, आप उस एंगल से पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है वो सब इसमें कवर हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में। लेकिन कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि इस पॉलिसी को लेना मैंडेटरी है एज पर लॉ। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि अगर आप ले लें तो आपकी लायबिलिटी इस पॉलिसी में कवर हो जाएगी, अगर आप नहीं लेते हैं तो यही कंपनसेशन आपको अपनी पॉकेट से प्रोवाइड करना होगा। तो एज पर लॉ, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर इंश्योरेंस कंपलसरी है हर व्हीकल का, तो ये वो कंपल्सन नहीं है, प्रोविजन है। ये हर फर्म को, हर इंडस्ट्री को, हर एम्प्लॉय को ये नहीं कहता कि आप इसको मैंडेटरी एज पर लॉ लीजिए। ये कहता है कि अगर आप ये लेते हैं तो आपकी बड़ी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि आपकी फर्म में साल में 1 इंसिडेंट हो सकता है, 4 इंसिडेंट हो सकते हैं, 10 इंसिडेंट हो सकता है, और सबको कंपनसेशन देना आपके लिए इतना अलार्मिंग भी हो सकता है कि कहो तो आपकी फैक्ट्री में ताले लगाने पड़ जाए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए इस बड़ी लायबिलिटी को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कीजिए। एक्ट के प्रोविजंस के तहत आप अपनी पॉलिसी ले लीजिए, जिससे कि वर्कर के साथ अगर कुछ होता है तो उनको कंपनसेशन मिलता रहे। दैट इज द पर्पज ऑफ द एक्ट। अब इसमें एक्ट का 17 सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको ये लीगल राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम करे। किससे करेगा वो? अगर कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रैक्टर से करेगा, फैक्ट्री का एम्प्लॉय है तो अपने प्रिंसिपल से या ओनर से करेगा। तो जो भी उसका एम्प्लॉयर है, जिसके लिए भी वो काम कर रहा है, उससे उसे लीगल राइट है ये कि वो कंपनसेशन क्लेम कर ले। और अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को ही राइट है कि उसको कंपनसेशन मिले। तो जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनमें 2 अमेंडमेंट मेजर थे। पहला अमेंडमेंट तो ये हुआ कि ये जो पॉलिसी जो वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के नाम से जानी जा रही थी आज तक, उस पॉलिसी का नाम अब एम्प्लॉयज कंपनसेशन पॉलिसी हो गया, क्योंकि अब एक्ट का नाम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट हो गया। पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया। ये उसमें पहला चेंज किया गया था, और दूसरा चेंजेस वेजेज में होते ही रहते हैं। तो अभी अगर आपसे कोई भी फर्म या कोई कॉन्ट्रैक्टर ये पॉलिसी मांगता है तो वो इन दोनों में से किसी भी नाम से मांग सकता है, क्योंकि पुराना ट्रेडिशनल नाम चला रहा है उसको वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस बोलते हैं, और आज की डेट में उसको एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस बोलते हैं। दैट मीन्स इन दोनों में से किसी भी नाम से आपसे पॉलिसी मांगी जाती है तो इसका दोनों का मतलब एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और एम भी समझ लीजिए कि पॉलिसी का एम सिर्फ इतना है कि कोई भी वर्कमैन या लेबर की या एम्प्लॉय की अगर डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, कब? ड्यूरिंग द एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लीगल टर्मिनोलॉजी इसकी लास्ट लाइन, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम के घंटों के दौरान अगर होता है तो ही मालिक की जिम्मेदारी है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, संडे का हॉलीडे है, उसके घर में एक्सीडेंट हो गया, उससे हाथ पैर टूट गए, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक की नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में है, अगर फैक्ट्री का काम नहीं कर रहा है। लेकिन फैक्ट्री के काम करने के दौरान अगर उसको ऐसा हो जाता है तो उसके फैक्ट्री के मालिक की जिम्मेदारी है कि उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करे, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो ये जो डेथ एंड डिसेबलमेंट के केस में कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन पर प्रोवाइड करने का जो प्रोविजन है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली ड्यू टू एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इसकी लीगल टर्मिनोलॉजी। अब इसमें आपको समझना ये है कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है। तो ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, अगर मालिक की कोई पर्सनल नेग्लिजेंस हो, अगर एम्प्लॉय की खुद की कोई पर्सनल नेग्लिजेंस हो,
अगर कोई साथ में काम करने वाले की नेग्लिजेंस हो, कहीं कोई फैक्ट्री एक्ट का ब्रीच हो रहा हो, या कोई सेफ हाइजेनिक वर्किंग प्लेस प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, जो 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा है, और उसके 8वें फ्लोर पर लेबर काम कर रही है, लेकिन वो जो बल्ली फंटे जो लगे हुए हैं, जो कि जिन पे के मटेरियल दिया जा रहा है, जिसमें कि वो सामान पहुंचा रहा है, उसमें से एक टूट गया, और जैसे वो टूटा वहां उस पर खड़ा हुआ लेबर सीधा नीचे आके पड़ा, उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई। अब ये किसकी नेग्लिजेंस है? पर्सनल नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर? हालांकि वो ब्लेम करेगा कि इसकी लेबर की खुद की गलती है, लेकिन दोनों ही चीजें कवर्ड है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर भी हर बल्ली को तो चेक करेगा नहीं। एम्प्लॉय जो वर्कर काम कर रहा है, वो उसकी ये गारंटी है नहीं कि सबको बल्लियों फंटों को पकड़ के खड़ा रहे। तो ये ऐसे इंस्टांसेस में हो जाता है। तो एम्प्लॉयर की भी गलती हो सकती है, वर्कर की खुद की गलती भी हो सकती है, उसके साथ में काम करने वाले कलीग्स की भी गलती हो सकती है, कोई लीगल प्रोविजन का वायलेशन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने सेफ वर्किंग प्लेस प्रोवाइड नहीं किया हो। ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ऐसी इंस्टांसेस होती रहती हैं। अब इसमें एक्सीडेंट के मायने क्या है, क्योंकि ये चीज़ प्री प्लान तो हो नहीं सकती, इसको कोई डेलिबरेटली या जानबूझ के तो करेगा नहीं, या इसको इंटेंशनली भी नहीं करना चाहेगा। किसको मरना है जानबूझ कर? तो एक्सीडेंटल होता है। और एक्सीडेंट किसको कहते हैं? एनी इवेंट विच इज नाइदर एक्सपेक्टेड नॉट डिजाइन। एक्सीडेंट का मतलब ना तो ऐसी घटना को आप पहले से डिजाइन कर सकते हो, ना प्लान कर सकते हो, ना आपको ये पता है कि अगर ये ऐसा हो गया तो कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा। यू कैन ओनली इमेजिन कि अगर कोई 5वीं मंजिल से 8वीं मंजिल से बंदा गिरेगा तो वो मरेगा, ये तो सब जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन वो कैसे मरेगा, किस जगह चोट लगेगी तो मरेगा, बच भी सकता है, नहीं बच सकता है ना। यू कांट प्लान एनीथिंग। इसलिए इसको एक्सीडेंट को अनएक्सपेक्टेड अनडिजाइंड इवेंट बोला जाता है। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि काम के घंटों के दौरान या जब वो ड्यूटी पर हो। अगर उसको बाहर भी भेजा गया है तो भी वो ड्यूटी पर ही माना जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने भेजा है। और अगर वो एम्प्लॉयमेंट के बाहर है, ड्यूटी आवर्स के बाहर है, तो एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं होगी। एम्प्लॉयर की फिर कंपनसेशन पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। Somebody has raised his hand. सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। बोल रहे थे सर, अगर ऑफिस मतलब अपने वर्क प्लेस में जाने या आने के दौरान उसका सब कुछ एक्सीडेंट घटता है, तब क्या ये कंपनसेशन उसको कवर करता है? नो, एम्प्लॉयर की गलती नहीं, जाने आने का अरेंजमेंट उसने खुद ने करना है। ओके ओके, तो एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी क्या है, अब ये समझिए असली। सर मेरा एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, सेशन के बाद हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जी सर। क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं वो आगे आ रहा है उस टाइम में। जी जी सर। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयर की लायबिलिटी ये है इस पॉलिसी में कि अगर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को लेबर की डेथ होती है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाता है, चाहे वो टोटल हो या पार्शियल हो, या कोई उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई है, तो ये सब कवर्ड है। इस पॉलिसी में इन सभी केसेस में कंपनसेशन देने की एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल एयर्स की या फैमिली के डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन देने की ड्यूटी है। अब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी कहीं कवर्ड नहीं है। डेथ कवर्ड है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर्ड है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर्ड है, यहाँ तक कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट भी कवर्ड है, चाहे टोटल हो या पार्शियल हो। ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कवर्ड है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब आप इस पॉलिसी को मान लिया किसी को भी बेच रहे हैं,
चाहे कोई फैक्ट्री ले रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, तो आपसे 2 सवाल पूछेगा वो नॉर्मल। पहला तो ये कि आप इस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे निकालेंगे, और दूसरा ये कि अगर मेरे वर्कर या लेबर के साथ कुछ हो गया, क्या उसकी डेथ हो गई, तो आप उसको कंपनसेशन किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ इन्हीं दोनों सवालों के जवाब पर ये पॉलिसी टिकी हुई है। यही दोनों एस्पेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है समझने। तो मैं पहला एस्पेक्ट लेता हूँ कि कैसे प्रीमियम हम इस पॉलिसी का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये और पॉलिसियों से बिल्कुल अलग है। आप मोटर का बीमा का प्रीमियम निकालते हैं, वो पैटर्न यहाँ नहीं है। फायर का निकालते हैं, वो भी पैटर्न यहाँ नहीं है। ये तरीका बिल्कुल अलग है। तरीका क्या समझिए कि आपको इस पॉलिसी का प्रीमियम निकालने के लिए 4 चीज़ें चाहिए, और चारों ही चाहिए। अगर 4 में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप इस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये 4 चीज़ें क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर या लेबर कितने हैं, सैलरी ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ पर मंथ, उनको पर मंथ वेजेस क्या मिलता है या सैलरी क्या मिलती है, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इन मंथ्स, कितने महीने की पॉलिसी चाहिए। नॉर्मली पॉलिसी 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए दी जाती है। 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो आपको एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी आप इससे रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये भी होता है कि प्रोजेक्ट शॉर्ट टाइम के होते हैं, 6 महीने का, 8 महीने का, तो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए भी दी जाती है। और फोर्थ है नेचर ऑफ वर्क, यानी कि काम क्या है, किस तरीके का काम। सड़क बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री में काम करना है, फार्मिंग करनी है, कोई भी किसी भी तरीके का काम हो सकता है। लेबर तो सब जगह काम करती है। तो ये 4 तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और इन चारों में से अगर एक भी चीज़ नहीं मिली तो आप प्रीमियम नहीं निकाल पाएंगे। अब बाई चांस आपको कोई पॉलिसी लेने आता है और उसने चारों की चारों इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, फिर आप क्या करेंगे, कैसे प्रीमियम निकालेंगे। तो प्रीमियम निकालने का तरीका ये है कि पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई कीजिए उनकी वेजेज ऑफ द एम्प्लॉयज पर मंथ से, फिर मल्टीप्लाई कीजिए पीरियड ऑफ इंश्योरेंस से, और तीनों का जो सम आए उस पर उनके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से टैरिफ में से प्रीमियम रेट लीजिए, और वो प्रीमियम रेट उस पर अप्लाई कर दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट है, समझना है आपको। फर्स्ट 3 थिंग्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेज और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, और पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो सम आता है उस पर प्रीमियम की रेट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क अप्लाई कर दीजिए। प्रीमियम की रेट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जैसा प्रोजेक्ट वैसी प्रीमियम रेट, जितना रिस्की काम उतनी महंगी रेट, क्योंकि इंश्योरेंस का फंडा है लोअर इज द रिस्क लोअर इज द प्रीमियम रेट, हायर इज द रिस्क हायर इज द प्रीमियम रेट। तो जैसी रिस्क होगी वैसा प्रीमियम रेट लग जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, या मेरे पास एक फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म, और उसमें मेरे पास 25 लेबर काम कर रही है या 20 लेबर काम कर रही है। अब मुझे पता है कि पूरे दिन काम करते हैं, किसी के साथ कोई वारदात हो गई, कोई हाथ पैर टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोगों को कंपनसेशन तो मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मेरे एम्प्लॉय हैं। इसलिए मैं इस लायबिलिटी को इंश्योरेंस कंपनी को शिफ्ट कर देता हूँ, और मैं एक पॉलिसी ले लेता हूँ आपसे। तो जब मैंने आपको पॉलिसी लेने के लिए बुलाया तो आपने मेरे से 4 इन्फॉर्मेशन मांगी। तो मैंने आपको कहा 20 मेरे एम्प्लॉय हैं, पूरे साल की यानी 12 महीने की मुझे पॉलिसी चाहिए। मैं इन सभी को 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ क्योंकि ये फार्म हाउस में काम करते हैं। इन तीनों इन्फॉर्मेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चौथा आपका क्वेश्चन है कि काम क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। मैंने कहा फार्म हाउस में एम्प्लॉय हैं, यानी क्रॉप या एग्रीकल्चर करते हैं, बस क्रॉप भी नहीं, एग्रीकल्चर ही बोलिए आप, प्लांटेशन वगैरह करते हैं। तो आपने अपना तुरंत टैरिफ देखा। अब टैरिफ में आपने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस की या एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस की प्रीमियम रेट पहली चीज तो पर मिली होती है, यानी पर 1000। फिर नेचर ऑफ वर्क देखा, जैसे ये इसमें मिल गया आपको एग्रीकल्चर फॉर्म, रेट है 5.85 पर मिलियन। तो आपका जो भी सम आया उसने उस पर
5.85 के हिसाब से आपने प्रीमियम रेट निकाल दी, तो आपका प्रीमियम आ गया। सिंपल तरीका है। यानी कि अगर आपके पास चारों इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, वेजेस ऑफ द एम्प्लॉई, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, तो आप नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से टैरिफ में से प्रीमियम रेट लेकर के उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल लीजिए कि मान लिया मेरी एक फैक्ट्री है, मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ, मेरा एरिएटेड वाटर का प्लांट है, उसमें एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चर होता है, 200 एम्प्लॉय मेरे पास, जिसमें से 150 तो अनस्किल्ड हैं, 50 स्किल्ड हैं जो कि मशीन पर काम कर रहे हैं। अब मुझे पता साल में वारदात हो सकती है, 1 भी 2 भी 10 भी, कोई पता नहीं लेबर का, मशीनों पे काम करती है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको इंश्योरेंस के लिए बुलाया कि मेरी ये 200 वर्कर्स हैं, इनका सभी का इंश्योरेंस करना है। आपने 4 इन्फॉर्मेशन मांगी, मैंने आपको 4 इन्फॉर्मेशन दे दी। 200 एम्प्लॉइज हैं, सैलरी अनस्किल्ड वर्कर को 10,000 देता हूँ, 150 वर्कर को, स्किल्ड वर्कर को 15,000 रुपये देता हूँ। 1 साल की पॉलिसी चाहिए। तो आपने जब इन तीनों इन्फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने पूछा नेचर ऑफ वर्क क्या है। एरिएटेड वाटर की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री, इसमें काम करते हैं सारे के सारे। आपने टैरिफ में देखा, आपको मिला एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चरर्स रेट है 15.10, तो आपका जो सम आया उस पर आपने 15.10 अपॉन 1000 के हिसाब से प्रीमियम रेट अप्लाई कर। सिंपल कैलकुलेशन, आपका प्रीमियम निकल। और भी कोई बहुत रिस्की प्रपोजल भी आ सकता है आपके पास, जहां रिस्क ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इंश्योरेंस लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है वर्कर की, तो उनको इंश्योरेंस लेने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब मान लिया मेरा कोई फ्लाइंग क्लब है जिसमें कि मेरे पास हेलीकॉप्टर भी है, चार्टर प्लेन भी है, ड्रोन्स भी है, तो फ्लाइंग क्लब, और उनको चलाने के लिए मुझे पायलट की जरूरत है। तो मैंने एक 40 बंदों का बैच रिक्रूट किया और उनको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा के 6 महीने तक आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये जो 6 महीने सीखने वाले हैं इनमें कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत रिस्की होगा, इसलिए इनका इंश्योरेंस मुझे चाहिए। तो मैंने आपको बुलाया इंश्योरेंस के लिए। आपने देखा, 4 इन्फॉर्मेशन में से मांगी, मैंने आपको दे 40 एम्प्लॉइज हैं, अभी सभी को 15,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है या वेजेस मिलती है, और सिर्फ 6 महीने के लिए मुझे पॉलिसी चाहिए, क्योंकि 6 महीने बाद इनका जॉब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, दे विल बी ए ट्रेंड पायलट। आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया, अपना टैरिफ देखा, तो टैरिफ में आपको मिल गया कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर या पायलट या एम्प्लॉय हु मे फ्लाई एट एनी टाइम, रेट है उसकी 121.60, तो आपने उस पर प्रीमियम रेट 121.60 की मल्टीप्लाई कर दी। अब सारी प्रोसेस में आपको एक चीज जरूर समझ में आई कि कम रिस्क वाले प्रोफेशन की या नेचर ऑफ वर्क की रेट प्रीमियम रेट कम होती है। जैसे एग्रीकल्चर फार्म के वर्कर की रेट 5.85, थोड़ा ज़्यादा रिस्की जॉब हो, फैक्ट्री वगैरह में मशीनों पर काम करने वाला, थोड़ी ज़्यादा रेट होती है, जैसे 15.10 था। लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्की हो तो 121 रुपये की रेट। तो ये वेरिएशन सिर्फ इसलिए कि नेचर ऑफ वर्क कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, उसी के हिसाब से प्रीमियम रेट है। तो इस तरीके से आप सिंपल प्रीमियम रेट निकालना सीख गए। लेकिन अब आपको पॉलिसी में जो अवेलेबल एक्सटेंशंस हैं, जो राइडर्स हैं, जो एड ऑन है, उनको समझना। पॉलिसी में सबसे पहला एड ऑन है मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि पॉलिसी में रिस्क कवर नहीं है, और मेडिकल एक्सपेंसेस इतना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर जानता है कि ज़्यादातर केसेस इंजरी के या पार्शल टेम्परेरी डिसेबलमेंट के होते हैं, तो उनमें मेडिकल एक्सपेंसेस से काम हो जाता है। कुछ साल में कोई 1 घंटा घटना ऐसी होती है जिसमें की डेथ वगैरह होती है, और ज़्यादातर केसेस इंजरी की।
इसलिए उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस लेना जरूरी हो जाता है। आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि आप मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सटेंशन को दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतना आपका प्रीमियम बनेगा, और ये एक्स्ट्रा प्रीमियम बनेगा अदर देन पॉलिसी। अब इसमें कस्टमर को ये ऑप्शन है कि वो जो चाहे लिमिट अपने लिए सेलेक्ट कर ले। ये लिमिट 5000 से स्टार्ट होती है और 5 लाख तक, और या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस जितने भी इनकर्ड होते हैं उनके रियम्बर्समेंट तक। मीनिंग अगर वो सिर्फ 5000 रुपीज पर पर्सन एक्सपेंसेस भी लेना चाहता है तो ले सकता है। उसका प्रीमियम सिर्फ 30% सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 80 रुपीज पर पर्सन में ये प्रिस कवर है। वो चाहे तो 3 लाख ले, 110% प्रीमियम, मिनिमम प्रीमियम 400 रुपीज पर पर्सन। वो चाहे तो अनलिमिटेड एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना। एम्प्लॉयर तो ये कहता है कि अगर किसी की कोई इंजरी हुई है, कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है, तो हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, इलाज करा देंगे, जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये प्रॉविजन भी है। इसके लिए प्रीमियम है 150% ऑफ द प्रीमियम रेट और मिनिमम 700 रुपीज पर पर्सन। अब इसमें देखिए आपके लिए एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि हो सकता है पॉलिसी का प्रीमियम कम आ रहा हो, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स के देखते हुए अगर उसने हायर लिमिट ली है तो मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रीमियम हो सकता है पॉलिसी से भी ज़्यादा। इट डिपेंड्स, क्योंकि ये चॉइस है कस्टमर की, आप उसके लिए कंपल्सन नहीं। वो ना ले ये भी पॉसिबल है, ले ये भी पॉसिबल है, और फिर ले तो उसमें से कितनी हायर लिमिट ले ये उसकी चॉइस पर डिपेंड करे। सेकेंड ऑप्शन है या सेकेंड एड ऑन है कंपलसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है इसका मतलब ये होता है कि जो काम वो वर्कर कर रहा है जिसकी वजह से उसको चोट, इंजरी या डिसेबिलिटी या डेथ हुई है, हो सकता है कि अगर इस काम को वो नहीं कर रहा होता तो ये नहीं होता। यानी इसी ऑक्यूपेशन, इसी जॉब, इसी प्रोफेशन की वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्सटाइल मिल है, उसमें किसी वर्कर का काम से डस्ट स्पिनिंग के लिए जो कॉटन आता है उसको क्लीन करना है, तो वो धुनाई जिसको आप बोलते हैं, तो वो बरसों से ये काम करता चला है। अब उस कॉटन में, कपास में जो जिसकी वो धुनाई कर रहा है, डस्ट पार्टिकल तो वो उसकी सांस में जाते रहते हैं धीरे धीरे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में हो सकता है उसको अस्थमा हो जाए, लंग इन्फेक्शन हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, क्योंकि उसके नेचर ऑफ जॉब शरीर में। ऐसे जैसे मान लिया कोई वर्कर वेल्डिंग का काम करता है। अब वेल्डिंग में आप जानते हैं स्पार्क्स निकलते, चिंगारी निकलती, उसके लिए उसको एक स्पेशल काइंड का ग्लास यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आग जलती है, स्पार्क्स निकलते हैं। अब वो एक ही काम को वो सालों में करता जाएगा तो उसकी आंखों पे फर्क पड़ेगा, उसकी आई साइट जाने का खतरा रहेगा। आई साइट कमजोर भी हो सकती है और ब्लाइंड भी हो सकता है। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ जॉब। तो इस रिस्क को भी कवर किया जा सकता है एज एड ऑन। 50% ऑफ द बुक रेट इसमें अप्लाई होगी, और इसमें जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन का इन्फेक्शन हो गया, सुनाई देना बंद हो गया, मशीनों पर काम कर रहा है, दिखाई देना बंद हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, ये सब ऑक्यूपेशनल डिजीज इसमें कवर होता है। एक और एक्सटेंशन है एड ऑन कवरेज कि सब कॉन्ट्रैक्टर या उसके एम्प्लॉय को भी एक ही पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मैंने 2 टेंडर ले लिए। एक तो मुझे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, एक मुझे कहीं दूसरी जगह ऑडिटोरियम बनाना है। अब दोनों बिल्डिंग चल रही है, एक जगह मैं संभाले हूँ, दूसरा जगह मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर रख दिया और उसकी लेबर काम कर रही है। तो दोनों को एक ही पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्योंकि
प्रीमियम जो चार्ज होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, उनकी एक्चुअल वेजेस के बेसिस पर चार्ज होता है, प्लस पीरियड ऑफ इंश्योरेंस नेचर होगा। तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? मस्टर रोल में कितने वर्कर का नाम, वेज रजिस्टर में कितने वर्कर का नाम। तो अगर ये रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड कर सकता है तो आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें झूठ बोला, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे के इन्फॉर्मेशन पॉलिसी ले ली और वारदात हो गई, इंसिडेंट हो गई, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट हो जाएगा कि वो क्लेम को रेपुडिएट करे। जैसे मान लिया मेरी जो हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है वहाँ तो 40 वर्कर काम कर रहे हैं, जो ऑडिटोरियम बन रहा है वहाँ 20 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कवर तो करा रहा हूँ, लेकिन उनको 20 की जगह मान लिया मैं 10 ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम बच जाएगा मेरा। तो ये अभी तो प्रीमियम बचा लिया, पॉलिसी देते टाइम तो कुछ भी रिकॉर्ड हमने मांगा नहीं, लेकिन क्लेम के टाइम पर तो हम बेज रजिस्टर भी मांगेंगे, मास्टर रोल भी मांगेंगे, नफरी भी देखेंगे कितने वर्कर थे। तो उस वक्त अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली गई या मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होगा या फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को राइट मिल जाएगा कि क्लेम को खारिज करना। तो ये 3 एड ऑन कवर। अब आपको बेसिक प्रीमियम निकालना आ गया। बेसिक प्रीमियम जब आपने टैरिफ के हिसाब से निकाला, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर टैरिफ रेट लगाए, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से लगाई, तो बेसिक प्रीमियम आ गया। प्लस उसमें जो भी एड ऑन कवर तीनों में से लिया है कस्टमर ने, मेडिकल एक्सपेंसेस, कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज और एक्सटेंशन ऑफ द रिस्क फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाई, वो तीनों भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है या 1 भी ना ले। इसको जोड़ करके जो टोटल प्रीमियम आया वो पॉलिसी का प्रीमियम हो गया। तो ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि प्रीमियम कैसे निकलेगा। अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में है कि किसी वर्कर को कुछ भी हो गया या डेथ हो गई तो कंपनसेशन कैसे मिलेगा, उसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे आपको प्रीमियम निकालने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं मिली होती तो आप प्रीमियम नहीं निकाल पाते। उसी तरीके से आपको कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ी। अब 3 चीज़ें क्या हैं? पहला तो यह है कि वर्कर को हुआ क्या है, नेचर ऑफ इंजरी क्या है, डिसेबिलिटी हो गई, इंजरी हो गई, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई या डेथ हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसकी मंथली वेजेस क्या है, उसको मिलता कितना है, क्या उसका सैलरी है। और तीसरी चीज़ रेलेवेंट फैक्टर कितना है। ये रेलेवेंट फैक्टर आपके लिए नई चीज़ है। रेलेवेंट फैक्टर क्या है कि ये एक्ट में और टैरिफ में प्रोवाइड किया हुआ है शेड्यूल 4 में। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। नेचर ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट हुआ है, उससे क्या नेचर ऑफ इंजरी हुई है, मंथली वेजेस ऑफ द वर्कमैन कंसर्न, जिसको कि इंजरी हुई है इसके मंथली वेजेस क्या है, एंड द रेलेवेंट फैक्टर। अच्छा, इस एक्ट की खास बात यह है कि वर्कर की एज कुछ भी हो, अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है और डेथ या डिसेबिलिटी हुई है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसको या उसकी फैमिली को। एज के हिसाब से एक्ट कंपनसेशन देने से नहीं रोकता। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडल्ट एंड ए माइनर वर्कर विद रेस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। यानी कि वर्कर की एज मान लिया 16 साल, तो फैक्ट्रीज एक्ट तो ये कहता है कि 18 साल से कम के बंदे को आप वर्कर रख ही नहीं सकते। अब वो उस वक्त 100 साल पहले तो वो प्रोविजन नहीं था ना, आज की डेट का प्रोविजन है, आज सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनसेशन नहीं मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, कंपनसेशन तो मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। तो इस बेसिस पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। अब आपको एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर 2 इन्फॉर्मेशन दे देगा, नेचर ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई है, डिसेबिलिटी हुई है, इंजरी हुई है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। मंथली वेजेस भी बता देगा अपने वेज रजिस्टर के हिसाब से कि मैं इसको ये पे करता हूँ। रेलेवेंट फैक्टर आप कहाँ से लाओगे?
तो रिलेवेंट फैक्टर क्या होता है, जो कि टैरिफ में भी और एक्टिविटी में भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये उसकी वेजेज और एज पर डिपेंड करता है। तो ये है रिलेवेंट फैक्टर की टेबल। अब ये डेथ के रिलेवेंट फैक्टर की टेबल है। इसके मायने हैं कि बंदे की एज कितनी थी। अब ये 15,000 की वेजेस के वर्कर का चार्ट है। मान लिया उसकी वेजेस 15,000 रुपीज पर मंथ थी, तो उसका रिलेवेंट फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 25 साल का बंदा है, 15,000 रुपये उसकी वेजेस मिलती है, तो उसका रिलेवेंट फैक्टर हो गया 216.91। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये डेथ की टेबल है, तो उसको 16,26,825 रुपये मिलेंगे, ना तो इससे 1 रुपया कम, ना इससे 1 रुपया ज़्यादा। इस कंपनसेशन को चाहे इंश्योरेंस कंपनी पे करे, या एम्प्लॉयर पे करे, या वर्कर कैलकुलेट करे, या कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कैलकुलेट करे, या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इतना ही आएगा। एज पर एक्ट ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज कब होगा, जब वेज उसकी कम हो या ज़्यादा हो। ये तो 15,000, तो 15,000 का चार्ट है। अब इस चार्ट में दो चीज़ें और खास बात देखने की। पहली चीज़, ये 16 साल से स्टार्ट हो रहा है और ये 65 साल तक का है, यानी कि वर्कर की एज 18 साल से कम भी है, तो भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। और अगर 16 से भी कम है, 15 साल का है, 14 साल का है, तो ये 16 वाला फैक्टर लागू हो जाएगा। अगर वो 65 से भी ज़्यादा है, 68 साल का है, 70 साल का है, तो 65 साल वाला फैक्टर लागू हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जितनी कम उम्र होगी, रिलेवेंट फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, कंपनसेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, कंपनसेशन कम होता चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा कंपनसेशन एज पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट डेथ के केस में 16 साल के बंदे या 16 से कम उम्र के बंदे का होगा, जो कि 17,14,015 रुपीज़ है। यानी डेथ के केस में, किसी भी वर्कर की डेथ के केस में कंपनसेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ऑल इंडिया में, चाहे वो फैक्ट्री का वर्कर हो, या कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर हो, या किसी इंडस्ट्री का वर्कर हो। और अगर 65 साल का इससे ज़्यादा का है, तो वो 7,45,275 होगा। ये कैलकुलेटेड है, बशर्ते कि उसके वेजेस 15,000 रुपये हो। तो ये तो मैंने आपको डेथ का चार्ट दिखाया। अब दूसरा चार्ट है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। वर्कर के मान लिया दोनों हाथ कट गए, या दोनों आई साइड चली गई, या दोनों पैर चले गए, या एक हाथ एक पैर चला गया, या एक आंख एक हाथ चली गई, तो ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आते हैं, यानी कि वो हमेशा के लिए विकलांग हो गए। इस केस में कंपनसेशन डेथ से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? सेम होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपनसेशन ज़्यादा है। वो इसलिए कि डेथ के केस में तो कंपनसेशन एक बार दे दिया और उसको, उसके डिपेंडेंट की फैमिली को पल जाएगी। लेकिन यहाँ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में क्या है कि वो वर्कर भी जिंदा है, जिसके दोनों हाथ चले गए, या दोनों पैर चले गए, दोनों आंखें चली गई, तो उसको भी जिंदा रहना है। और हो सकता है वो उस पोजीशन में भी नहीं बचा हो कि वो काम कर सके, अपना रोजी रोटी कमा सके। तो यहाँ कंपनसेशन डेथ से ज़्यादा होता है। अब ये टेबल में आप देखेंगे कि 16 साल या उससे कम के वर्कर का रिलेवेंट फैक्टर है 228.454। रिलेवेंट फैक्टर तो एक ही है, वेजेस भी एक ही है 15,000 रुपये, लेकिन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यहाँ बढ़कर 70 लाख हो गया 20,56,860। तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में कंपनसेशन ज़्यादा मिलेगी। रिलेवेंट फैक्टर भी वो उसी बेसिस पे आएगा, एज के हिसाब से वेजेस जितनी है उतनी देखी जाएगी, और कंपनसेशन बढ़ जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे डेथ का फॉर्मूला है, किसी वर्कर की डेथ हो गई काम के घंटों के दौरान, तो कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा?
50% ऑफ दी मंथली वेजेज ऑफ दी वर्कर, 50% ऑफ द मंथली वेजेस। यानी वर्कर को 15,000 रुपये मिलते थे तो 7,500 रुपये उसकी मंथली वेजेज ली जाएगी, उसको रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो उसको पे कर दिया जाएगा। ये अमाउंट किसी भी सूरत में डेथ के केस में 1,20,000 से कम नहीं हो सकता, लेकिन जो दोनों में ज़्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है और इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं काट सकती। नो डेप्रिसिएशन, नो कंपल्सरी एक्सेस, कुछ भी नहीं कटेगा। जितना आ रहा है एज पर लॉ उतना पे करना है। मिनिमम 1,20,000 और 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड विद द रेलेवेंट फैक्टर। ये डेथ का केस है। अगर यही परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस हो तो यहाँ कंपल्सेशन और थोड़ा बढ़ जाएगा। डेथ में 50% था, यहाँ 60% हो गया, 60% ऑफ द मंथली वेजेस। तो क्योंकि यह फॉर्मूला 60% ऑफ द मंथली वेजेस, तो कंपनसेशन 10% बढ़ गया। अब यहाँ क्योंकि वर्कर भी जिंदा है इसलिए कंपनसेशन वर्कर को ही मिलेगा, डेथ के केस में तो उसके डिपेंडेंट को मिलता। और यहाँ मिनिमम लिमिट भी 1,20,000 से बढ़ करके 1,40,000। तो 1,40,000 तो कम से कम, या जो फॉर्मूले से जितना कैलकुलेट होकर आता है वो ज़्यादा वाला पे करना है। ये फार्मूला, ये एक्ट का फार्मूला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब इसमें परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कोई भी व्यक्ति इलनेस से, इंजरी से, एक्सीडेंट से, ये हो सकता है ना कि उसको डिसेबिलिटी हो जाए और वो काम ही नहीं कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों आंखों की आई साइड चली गई या पूरी बॉडी को पैरालिसिस हो गया हमेशा के लिए, तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में आ गया, तो कंपनी कंपनसेशन पे प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा? ये कैलकुलेट करने का तरीका समझिए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर है जिसकी उम्र 46 ईयर्स है, उसकी सैलरी 15,000 रुपये महीने। अब वो काम करते करते मशीन से टकरा गया, मशीन में उसका इतना सीवियर इम्पैक्ट हुआ कि उसकी एट द स्पॉट डेथ। 40 साल की उसकी एज, 15,000 रुपये उसकी इनकम। तो हमें क्या करना, 15,000 की जो सैलरी है वेजेस पर मंथ की, उसको 50% ले लिया, यानी 7,500 रुपये। और 46 ईयर के हिसाब से रिलेवेंट फैक्टर टेबल में जाके देखा हमने 46, तो रिलेवेंट फैक्टर आया 166.29। अभी 15,000 की वेजेज है तो उसका अमाउंट का भी यहाँ कैलकुलेटेड है 12,47,173। तो हमको उसको यही पे करना है, उसमें से हम कुछ भी नहीं काट सकते, क्योंकि 1,20,000 से ज़्यादा है और जो ज़्यादा वो पे। तो 15,000 अपॉन 15 अप टू 200 इंटू रिलेवेंट फैक्टर 166.29 अमाउंट इज 12,47,175। और आपने डेथ के केस में देखा कि 70,14,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 20,56,807 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एज के हिसाब से रेलेवेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल डेथ का हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर यहाँ पे से ये समझ नहीं पाया, जब कैलकुलेट करने से मिल रहा है 12,47,175 रुपीज, तो फिर इनकेस डेट ऑफ मैक्सिमम कंपनसेशन पेबल 17 लाख के ऊपर वो उसका है जो 16 साल का है या 16 साल वो तो जरूरत तो अच्छा तो वो मैक्सिमम। ये तो अब इसकी एज 46 है, तो एज के हिसाब से है। ये तो रिलेवेंट फैक्टर मैंने दिखाया आपको, ये देखिए, ये जो मैक्सिमम था 17 लाख, ये तो 16 साल का था। ये 46 का बंदा, इसका रेलेवेंट फैक्टर आया 166.29, तो इसका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आया 12,47,175। और उसमें एक पैसा भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता कोई भी, इंश्योरेंस कंपनी में नहीं, कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन में नहीं है, एम्प्लॉयर में कोई भी नहीं। ये एज इट इज पे करना पड़ेगा विदाउट एनी डिडक्शन। एक और एग्जांपल समझिए, मान लिया कोई छोटा सा, जैसे मान लिया मेरी कोई दुकान है, मैंने एक सर्वेंट रखा हुआ है, उसमें 3,000 रुपये मंथली देता हूँ, साफ सफाई कर जाता है मेरा,
और साफ़ सफाई करता है, पूरे दिन साफ़ सफाई करता रहता है, और उसकी मान लिया एज है 30 साल, ठीक है। दुकान में भी तो वर्कर हो सकता है, वर्कर तो जहाँ भी हो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। अब इसके ऊपर जब सफाई कर रहा था तो दुकान का पंखा आ पड़ा और उसकी वहीं की वहीं डेथ हो गई, तो उसके डिपेंडेंट को पैसा देना है। कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला 50% ऑफ द मंथली वेजेस। 50% ऑफ द मंथली वेजेस कितना हुआ? 3000 का 1500 रुपये सर। रेलेवेंट फैक्टर 30 साल के बंदे का डेथ के केस में कितना है, ये टेबल है। 30 साल का बंदा है, इसका रेलेवेंट फैक्टर 207.98, और 30 साल के बंदे का रेलेवेंट फैक्टर निकालिए 207.98। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आया तो 3,11,970। अब क्योंकि 1,20,000 से ज़्यादा है तो उसको एज पे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट है। सर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में जाएंगे तो वहाँ पे 60% हो जाएगा। हाँ, इनटू वही मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये तो हमने एग्जांपल दिया डेथ का। अब बाई चांस मान लिया ये जिंदा रहा होता है, इसके मान लिया दोनों हाथ चले गए होते हैं, दोनों पैर चले गए होते, तो ये 50 की जगह सिर्फ 60 हो जाता। इसका रेलेवेंट फैक्टर भी वही रहेगा, वेजेज भी वही रहेगी, यहाँ सिर्फ 60 हो जाएगा। तो 60/100 इंटू 3000 इंटू 207.98, जो अमाउंट आएगा वो उसको मिल जाएगा। इतना ही फर्क हुआ बस। अब ये जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है जिसका कि कंपनसेशन दिया जा रहा है, उसमें से 10% बढ़ जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर डेथ हुई है किसी वर्कर की तो उसका मिनिमम कंपनसेशन 1,20,000, मैक्सिमम 17,14,000 और पूरा 50%। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हुई है तो मिनिमम कंपनसेशन 1,40,000, मैक्सिमम 20,56,000, फॉर्मूला 60%। और अगर कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है तो जितने परसेंट डॉक्टर ने पार्शियल डिसेबिलिटी सर्टिफाई की है उतने परसेंट कंपनसेशन मिल जाएगा। ये देखिए, ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की केस है। इन सब केसेस में 100% कंपनसेशन देना है, जिसमें दोनों हाथ का जाना, दोनों पैर का जाना, दोनों आंखों का जाना, एक हाथ एक पैर के तले जाना, टोटल फेस का डिफिगराइजेशन हो जाना हाथ का, ये मेडिकल रिपोर्ट होगी डॉक्टर की, वो सर्टिफाई करेगा कि कितने परसेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है। अगर 100% है तो 100% कंपनसेशन देगा। 100% से कम है तो फिर वहाँ जितने परसेंट है वो पार्शियल डिसेबलमेंट में आ जाएगा। अब पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है ये भी समझ लीजिए, यानी कि फुल कैपेसिटी उसकी नहीं गई, जैसे बैक इंजरी हो गई या हियरिंग लॉस हो गया या लॉस ऑफ स्पीच हो गई। तो पार्शियल डिसेबलमेंट में जितने परसेंट डॉक्टर ने सर्टिफाई किया उतने परसेंट मिलेगा। अब ये परसेंटेज देखिए, 90% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी को डॉक्टर सर्टिफाई करेगा और मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर उतना ही कंपनसेशन पे हो जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखने की ये है कि चाहे तो एम्प्लॉयर पे करे या इंश्योरर पे करे, ये जो चेक है ये डायरेक्ट वर्कर या उसकी फैमिली को नहीं दिया जाएगा। ये जमा होगा कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी जो लेबर कोर्ट आप जिसको बोलते हैं उसमें जमा होगा और वो उसको पे करेगा, क्योंकि इनको ये राइट है कि वो एम्प्लॉयर को प्रूफ ऑफ डिस्चार्ज देंगे कि भाई आपने जो लायबिलिटी थी वो पे कर दी। अब टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस, टेम्परेरी का मतलब तो इलाज करने से सही हो जाता है,
जैसे वर्कर काम कर रहा है, उसके दोनों पैरों पे मान लिया कोई बोरिया पड़ी तो उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अब उसका 4 महीने इलाज चला, 4 महीने के बाद उसके दोनों पैर सही हो गए। तो परमानेंट डिसेबिलिटी तो है नहीं, टेम्परेरी डिसेबिलिटी है। लेकिन इसमें 4 महीने तक उसकी टेम्परेरी डिसेबलमेंट रहा, तो उस पीरियड का क्या मिलेगा उसको? तो एक कंपनसेशन का फॉर्मूला 25% ऑफ द मंथली टेम्परेरी 25% मिल गया। मोड ऑफ पेमेंट चेक से होता है नॉर्मली, पेमेंट जो होता है। अब इसमें हर ब्रांच के पास एक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन डालिए, आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर बड़ा सिंपल है, लेकिन पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। और ये एक्सक्लूजन क्या है कि अगर 3 दिन से कम की कोई इंजरी है, फर्स्ट 3 डेज उसमें से मान लिया इंजरी कितने दिन की, तो फर्स्ट 3 डेज का छोड़ करके बाकी सारा पेमेंट हो जाएगा। कोई पार्सल से का है, बाकी कुछ नहीं करेगा, कहीं भी कुछ नहीं करेगा। और 3 रीजन ऐसे हैं जिनसे कि लायबिलिटी नहीं पे होगी। जैसे कोई वर्कर खुद ही नशे में हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर और ड्रग्स, या विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा हो। काम तो दिया है रजिस्टर में एंट्री करने का, काम कर रहा है मशीनों पर, हाथ चला गया। या कोई विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी मेजर्स हो, जैसे माइंस का वर्कर है। अब माइंस में सेफ्टी के काफ़ी इक्विपमेंट दिए जाते हैं। आपको सेफ्टी जैकेट मिलेगा, आपको हेलमेट मिलेगा विद टॉर्च, आपको एंकल बूट मिलेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को यूज नहीं करोगे और खुद ही रिस्क लोगे, तो एम्प्लॉयर तो कह देगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसने खुद नहीं किया है। तो ये इस तरीके की एक्सक्लूजन सब पॉलिसी में, जिनकी वजह से कंपनसेशन एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं होती, और एम्प्लॉयर की जहाँ लायबिलिटी नहीं होगी वो इंश्योरेंस कंपनी भी पे नहीं करेगी। तो मेनली इसमें 3 ही है, ड्रिंक और ड्रग्स, डिसोबीडियंस एंड डिसरिगार्ड। इनकी वजह से क्लेम पे नहीं होता। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि मान लिया वर्कर की काम करते हुए नेचुरल डेथ हो, तो नेचुरल डेथ तो पॉलिसी में कवर ही नहीं, एक्सीडेंटल डेथ ही कवर है। नेचुरल डेथ तो किसी भी आदमी की कभी भी कहीं भी हो सकती है, एम्प्लॉयर की भी हो सकती है। तो नेचुरल डेथ के केस में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लिया एम्प्लॉयर ने एक ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले ली और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट केस में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ फैक्ट्री में और उसको डेथ हो गई, तो जीपीए से उसका क्लेम मिल गया जितने का जीपीए था। तो क्या डब्ल्यूसी का कंपनसेशन लेने का उसका राइट है या नहीं? आंसर है कि तो भी उसको कंपनसेशन मिलेगा डब्ल्यूसी पॉलिसी, क्योंकि जीपीए लेना ना लेना ये एम्प्लॉयर की मर्जी है, लेकिन डब्ल्यूसी लेना स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। कंपनसेशन तो एज पर डब्ल्यूसी एक्ट या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट ही कैलकुलेट होगा। और उसकी कंपनसेशन 10 लाख बन रहा है, आपने जीपीए 2 लाख का रखा है, आपने 2 लाख पे कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। इन 2 लाख का कोई आप पे करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डब्ल्यूसी एक्ट में जितनी लायबिलिटी बनती है वो अमाउंट पे करना है, क्योंकि दोनों पॉलिसी अलग अलग है। जीपीए का प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, क्लेम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, कवरेज अलग है। ये जीपीए में तो वर्ल्ड वाइड कवरेज है, डब्ल्यूसी में तो नहीं। तो पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के कोई रिलेवेंस नहीं है। अब इसमें आप किसी प्रपोजल पर काम कर रहे हो उससे पहले समझ लें कि हमारी तरफ से ये रिस्क एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्या किसी ऐसे वर्कर्स को आप ये पॉलिसी दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हो, या जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए एरिया में हैं उनको दे रहे हो, या मेटल फोर्जेज एंड फाउंड्रीज पे काम कर रहे हो, या ब्लास्टिंग एंड टनलिंग पे काम कर रहे हो, या केमिकल इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हो। एक्चुअली डिक्लाइन लिस्ट हर कंपनी की होती है, उसमें वो उन सभी रिस्क को डिक्लाइन कर देते हैं जिनमें कि 100% गारंटी हो कि इनमें तो क्लेम आने ही आने, क्योंकि ये बहुत रिस्की जॉब है।
अब केमिकल इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम करेगा पूरे साल में 365 दिन में कोई किसी दिन तो कोई भूल चूक हो ही जाएगी, गलती हो ही जाएगी। केमिकल तो अपना काम करेगा, डेथ भी हो सकती है, बॉडी का पार्ट भी जा सकता है, कुछ भी हो। तो ये बहुत रिस्की जॉब है, इसलिए डिक्लाइन लिस्ट में भी इन प्रपोजल पर आप मेहनत नहीं करें। अब बाई चांस कोई क्लेम आ जाता है तो आपको कस्टमर को हेल्प, एम्प्लॉयर को हेल्प ये करनी है कि उनको डॉक्यूमेंट्स बता दिए जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आए, मेडिकल सर्टिफिकेट, वेज स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एज। और क्योंकि एक्सीडेंटल रिस्क कवर, तो एक्सीडेंट के केस में FIR भी होगी, 15 भी होगा, MLC भी होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, डेथ के केस में डेथ सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए, सैलरी अटेंडेंस का भी प्रूफ चाहिए। और बाई चांस कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ने कोई अवार्ड निकाल दिया है तो उसकी कॉपी भी ले लीजिए, वो अमाउंट एज इट इज पे होगा, लेकिन स्क्रूटनाइज होगा पहले। तो आपके लिए इस पॉलिसी को देने के लिए आज जो टारगेट सेगमेंट है, जो कस्टमर है, वो है कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, शॉप, फैक्ट्रीज, लेबर एसोसिएशंस, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, यहाँ तक कि कोई घर का मालिक भी ले सकता है, बशर्ते कि उसके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बंगला है, मैं ड्राइवर भी है मेरे पास, गार्डनर भी है मेरे पास, कुक भी है मेरे पास, सर्वेंट भी है मेरे पास, तो मैं अपने सारे वर्कर के लिए लूँगा, क्योंकि इनको कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। मैं चाहूँगा इंश्योरेंस कंपनी इनको पे करे। तो ये है पॉलिसी एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस या वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर वर्कर या उसकी फैमिली ने WC कोड के अलावा या लेबर कोड के अलावा किसी और कोर्ट में कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर दिया है, तो पर ये जो अमाउंट है इसकी लिमिट उस पर लागू नहीं होगी, फिर वो कोर्ट जो भी अमाउंट डिसाइड करेगी वो देना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि वर्कर को वर्कमैन कंपनसेशन कोड में ही केस फाइल करना हो। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे, क्लेम अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, पॉलिसी किसको देनी है, रिस्क कैसे कवर होगी, क्या कवर होगी, ये सब चीज़ अब आप डिटेल में समझिए। अब आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते। सर कोई एक